नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष विश्व प्रादेशिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र में हम एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। सामान्यतः हमने देखा है कि अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है जिसका विकास धरातल पर वहां के भौतिक उच्चावचीय प्रतिरूप पर आधारित होता है। उसी के अनुसार अपवाह प्रणालियों का निर्माण होता है। अपवाह प्रणाली किसी भी क्षेत्र की नदियों के अपवाह क्रम को निर्धारित करने वाली एक तंत्र है, जिसमें एक मुख्य नदी होती है, उसकी सहायक नदियां होती हैं और वो सहायक नदियां मिलकर के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अपवाह प्रणाली का निर्धारण उस क्षेत्र में भौतिकीय उच्चावच, जिन्हें हम जल विभाजक कहते हैं, के द्वारा निर्धारित होता है और जल विभाजकों के द्वारा अलग अलग गंतव्य अंतिम स्रोतों में मिलने वाली नदियों के क्रम के अनुसार अपवाह प्रणाली का विभाजन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली सामान्यतः किसी महासागरीय जलीय स्रोत में जाकर के मिलने वाली या किसी सागरीय स्रोत में जाकर के मिलने वाली या आंतरिक किसी झील में जाकर के मिलने वाली हो सकती है या मरुस्थलों में आंतरिक भूभाग पर लुप्त हो जाने वाली हो सकती है। एशिया एक विशाल महाद्वीप है जहां पर भौतिकीय उच्चावचीय विविधताओं को हम लोगों ने देखा कि पूरे एशिया में काफी अधिक मात्रा में भौतिक और उच्चावचीय विविधताएं पाई जाती हैं। एशिया के भौतिक विभागों का विभाजन हम लोगों ने पिछली बार देखा, अतः हम एशिया की अपवाह प्रणाली को अब आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित वहां के भौतिकी उच्चावच के अनुसार होती है, क्योंकि जल के अपवाह का क्रम ढाल के अनुरूप बहता है और जिस तरीके से भौतिकी ढाल होता है उसी के अनुरूप जल का प्रवाह निर्धारण होता है। एशिया में पाई जाने वाली ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी भूभाग, मध्यवर्ती पठार और निम्न भूमियां जल अपवाह प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन्हें हम लोग जल विभाजक कह सकते हैं। एशिया के मध्यवर्ती भाग में पाई जाने वाली ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाएं और मध्यवर्ती पठारों से नदियों का उद्गम होता है और ये नदियां उनके ढालों का अनुसरण करते हुए अपने लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई अपने अंतिम गंतव्य क्षेत्र की ओर चले जाती है। यदि हम एशिया के अपवाह तंत्र को देखें तो हम पाएंगे कि एशिया का अपवाह तंत्र एक विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है और विश्व की 12 बड़ी नदियों में से 7 बड़ी नदियां अकेले एशिया में पाई जाती हैं। वहीं साथ ही साथ एशिया का अपवाह तंत्र प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार का अपवाह तंत्र है। प्राचीन अपवाह तंत्र से तात्पर्य यह है कि नदियां जब किसी धरातल के भूभाग पर बहती हैं और वहां पर भौतिकी उच्चावचीय विकास होने के पश्चात सामान्यतः ढाल में परिवर्तन होता है और नदियों का मार्ग या उनके प्रवाह की दिशा बदल जाती है। परंतु हम देखते हैं कि कुछ नदियों का प्रवाह क्रम नदियां अपने भौतिक या उच्चावचीय क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों को काटती हुई, उनके अनुसार इंगित करती हुई अपने पुराने मार्ग पर बहती रहती है। इसे पूर्ववर्ती अपवाह क्रम कहते हैं और इस तरीके का अपवाह क्रम एशिया में देखने को मिलता है, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह क्रम के उदाहरण पेश करती हैं। एशिया के अपवाह तंत्र को 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है और इनमें से हम लोग चर्चा करें तो पहला अपवाह तंत्र हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, तीसरा आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र, भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। हिंद महासागरीय और प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र अपने आप में काफी विस्तृत और बड़े अपवाह तंत्र हैं, जिनमें विश्व की कई बड़ी नदियां शामिल हैं। तो एशिया के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि विश्व की बड़ी नदियों का रंगमंच एशिया दिखाई पड़ रहा है। ये जो नदी का क्रम जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है, जो मध्यवर्ती हिमालय, उच्च हिमालय से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के यहाँ से निकलती है और महान हिमालय की पर्वत श्रेणियों को काटती हुई गिलगित
कि यहाँ पर गौर्ज का सिंधु गौर्ज का निर्माण करती हुई लद्दाख में बैठ करके जम्मू कश्मीर से होती हुई पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करके पाकिस्तान में बहती हुई और अरब सागर में मिल जाती है। वहीं इसी के साथ ये गंगा नदी अपक्रम में है, जिसका विकास यहाँ पर दिखाया गया है, जो भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। और इसी के साथ सिंधु नदी के विपरीत किनारे से मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, जो तिब्बत के पठार पर बहती है। इसके पश्चात ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करके असम और बांग्लादेश में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती हैं। वहीं ये पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का अपवातंत्र है, जिसमें कई बड़ी नदियां हैं, जिनमें मिनाम, मिकांग, सिक्यांग, यांगटीसी जैसी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के अपवाह का निर्धारण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली पर्वतीय और पठारी भागों से हुआ है, क्योंकि यहाँ से ढाल के अनुरूप इन नदियों ने अपने प्रवाह के मार्ग को चुना है। हम सबसे पहले एशिया में हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र एशिया का एक विशाल अपवाह क्षेत्र है, जिसमें नदियां अपना जल हिंद महासागर की ओर लेकर के जाती हैं। यह अपवाह क्षेत्र पश्चिम में दजला फरात नदियों के उद्गम स्थल से पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। हिंद महासागरीय क्षेत्र की प्रमुख नदियां में यदि हम देखें तो कई सारी नदियां हैं, और इन नदियों को हम पश्चिमी एशिया के इराक में दजला फरात के उद्गम से लेकर के ये मलेशिया तक इसका अपवाह क्षेत्र आता है। क्योंकि एशिया का विभाग एक तरफ मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार भाग भारत के, एक और अरब सागर है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर के साथ लगता हुआ कि फारस की खाड़ी, लाल सागर, ये सब हिंद महासागरीय भाग हैं, जो पश्चिमी एशिया के नदियों के जल को अपनी ओर मिलाते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के जलीय क्षेत्र पूर्वी एशिया की नदियों के जल को, मध्यवर्ती एशिया की नदियों के जल को अपनी ओर मिलाते हैं। हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र हम लोग यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, जो पूर्वी हिंद महासागर की ओर जाने वाली अधिकांश नदियों के अपवाह क्रम को दिखाया गया है। इनमें प्रमुख नदियों में जो पूर्वी और मध्य एशिया में बहती हैं, ये नदियां अपने जल को हिंद महासागरीय क्षेत्रों में लेकर के आती है। इन नदियों में पहली प्रमुख नदी दजला फरात है, जिसमें फरात नदी पूर्वी टर्की से निकलती है तथा दजला नदी मध्यवर्ती टर्की से निकलकर फरात में बसरा इराक के निकट मिलती है। फिर ये दोनों सत अल अरब के नाम से फारस की खाड़ी के ऊपरी भाग में गिरती हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में हुआ है तथा इस नदी पर इराक में समारा बांध का निर्माण किया गया है। ये नदी पश्चिमी एशिया की प्रमुख नदी है, जिसके किनारे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया का विकास हुआ था। ये एक समृद्ध सभ्यता थी। तो दजला और फरात नदियाँ पश्चिमी मध्य एशिया में शुरू से ही महत्वपूर्ण रही हैं, और ये नदियाँ अरब सागर में अपना जल लेकर के आती हैं। दूसरी नदी सिंधु नदी है, जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप कैलाश हिमानी से इस नदी का उद्गम स्थल है, जो समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची है। श्योक, गिलगित व काबुल इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी भारत में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है और जम्मू के लद्दाख के यहाँ पर ये गहरा गॉर्ज बनाती है। इसके पश्चात ये नदी पूर्वी पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करके पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु भी विश्व की प्राचीनतम नदियों में से एक नदी है। इसी के साथ इस अपवाह क्रम की अन्य प्रमुख नदी गंगा नदी है। ये भारत का महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, चंबल, बेतवा, केन और टोंस हैं। गंगा नदी भारत का एक बड़ा अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है, जो भारत के उत्तर के विशाल मैदान में फैला हुआ है, और इसकी सहायक नदियों में इसके बाएं किनारे पर मरने वाली नदियां अधिकांशतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, जो हिमालय से निकल करके
मैसाल मैदान के में लगातार क्रमिक रूप से गंगा नदी में मिलती रहती हैं। वहीं दाईं ओर से निकलने वाली नदियां मध्यवर्ती पठारी भाग और विंध्याचल हिमालय और अरावली पर्वतीय विंध्याचल सतपुड़ा और अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पर आकर के मिलती है। गंगा नदी तंत्र के द्वारा भारत के उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण भी किया गया है जो एक उपजाऊ प्रदेश है। हिंद महासागरीय अपतंत्र की अन्य प्रमुख नदी में साल्विन नदी है जो तिब्बत में उद्गम होने के पश्चात यह नदी चीन के यूनान प्रांत में प्रवाहित होती है, म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती है। यह नदी म्यांमार में मर्तबान खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को न्यू जियांग कहते हैं। यह नदी प्रमुख नदी है जो तिब्बत से निकलती है और यहाँ से निकलने के पश्चात ये म्यांमार और थाईलैंड के मध्यवर्ती सीमा बनाती है। साल्वी नदी म्यांमार और थाईलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। वहीं इरावदी नदी म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। हेजेंडा के निकट इस नदी का जल कई धाराओं में विभक्त होकर के डेल्टा का निर्माण करता है। चिंदविन नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इरावदी एक तरीके से हम म्यांमार की गंगा कह सकते हैं जिसके किनारे डेल्टा का निर्माण हुआ है और ये एक प्रमुख उपजाऊ भूमि है। वहीं म्यांमार के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक प्रमुख नदी है। चाओ फ्राया नदी ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं रेड नदी ये टोकिंग मैदान के पास वियतनाम के उत्तर में बहती है। ये नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। इसके पश्चात अगला अफवाह क्रम प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र का आता है। प्रशांत महासागर का विस्तार एशिया के पूर्वी भाग में है और यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणी कोरिया के साथ लाओस, वियतनाम जैसे देशों का अफवाह क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इस अफवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इन प्रमुख नदियों ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। चीन का विशाल उत्तरी मैदान वांगबो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी से बना है। इस प्रदेश में मानसून की हवाओं द्वारा पर्याप्त वर्षा होने के कारण नदियां जल से भरी रहती हैं। वांगबो नदी को बाढ़ के प्रभाव के कारण चीन का शोक कहा जाता है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी में वांगबो है जो उत्तरी चीन में बहने वाली मुख्य नदी है और ये मध्यवर्ती उच्च भूमि पठारी भूमि से निकलती है और उत्तरी चीन में एक विशाल पीले मैदान का पीली मृदा के क्षेत्र का निर्माण करने वाली एक प्रमुख नदी है। और इसमें जब बाढ़ें आती है तो वो बड़ी विनाशकारी बाढ़ें होती हैं और चीन के लिए ये एक शोकप्रद नदी कही जाती है। वांगबो नदी को बाढ़ के प्रभाव के कारण चीन का शोक कहा जाता है। प्रशांत महासागर में यांगत्से सिक्यांग सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 5464 किलोमीटर है। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। यह यूनान के पठार से निकलती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड की सीमा बनाती है, वही कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में बहती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को जाचू, चीन में लेकिंगजियांग और थाईलैंड में मिनाम कहते हैं। अन्य नदियों में यांगत्से सिक्यांग एक प्रमुख नदी है जो मध्यवर्ती चीन से बहती हुई चीन सागर में अपना जल गिराती है। ये चीन की एक विशाल नदी है और साथ ही साथ ये मध्यवर्ती मैदानों का निर्माण करती है जो चीन के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसके अलावा अन्य प्रमुख नदी में सिक्यांग नदी है जो कई सारे देशों में सिक्यांग नदी जो है वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में सीमा बनाती है और एक महत्वपूर्ण नदी इस क्षेत्र की है जो कई देशों में बहती हुई रहती है। प्रशांत महासागर की अन्य नदियों में आमूर चीन के उत्तरी भाग की महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर हम लोग चीन की प्रमुख नदियों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो इस भाग में बहती है। इनमें यांगटीजी है, मिकांग है, साल्विन है जो इस क्षेत्र में बहती हुई अपना जल उड़ेल देती है। यांगटीजी मध्यवर्ती चीन के साथ बहती हुई प्रशांत ईस्ट चाइना सी पूर्वी चीन सागर में अपना जल लेकर के जाती है। वही वांगबो नदी अपना जल पीले सागर में ले जाकर के अपना गिराती है। इसके साथ कई छोटी नदियां यहाँ पर इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगला अपवातंत्र आंतरिक अपवातंत्र है जो खासतौर पर मध्यवर्ती एशियाई भागों में पाया जाता है और मध्यवर्ती एशियाई भागों में उपस्थित कैस्पियन और बाल्कस झील क्षेत्र में नदियां
अपना जल ला करके गिराती है। इसे आंतरिक अपवा क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रदेश एशिया के मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया से पूर्व में मंचूरिया तक विस्तृत है। आमू दरिया और सर दरिया इस अपवा क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों मुख्य नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जो अरब सागर तक अपना जल लेकर के जाती है। भूमध्य सागरीय अपवा तंत्र की हम लोग बात करें तो इस अपवा क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में बहुत छोटी हैं। सबसे इनमें से तुर्की की से निकलने वाली मनीषा, मेंडेरिस, सीरिया, ओरेंटिस इस अपवा क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। एशिया के अपवा तंत्र में एक अन्य अपवा तंत्र आर्कटिक महासागर की ओर जाने वाला है, जो मध्यवर्ती पठारों से निकल कर के नदियां साइबेरियाई मैदान में बहती हुई आर्कटिक महासागर में अपना जल लेकर के जाती हैं। इन नदियों में ओब, एनएसी और लीना है। ये नदियां अपने जल को आर्कटिक महासागर तक लेके जाती है, परंतु जल वहां मिलने से पहले आर्कटिक महासागर के पास निम्न भूमि का क्षेत्र आता है, जहां पर नदियां कई धाराओं में विभक्त होकर के अपने साथ लाई हुई मिट्टी का जमाव यहाँ कर देती है। इससे ये क्षेत्र दलदली हो जाता है। तो आर्कटिक महासागर और उत्तरी एशिया का उत्तरी भूभाग एक दलदली भूभाग है, जो इन नदियों के जल प्रवाह के कारण विकसित हुआ है। अतः एशिया का अपवा तंत्र यहाँ की भौतिक विशेषताओं से युक्त है और इन विशेषताओं के आधार पर ही एशिया की अपवा प्रणालियों का विकास हुआ है। धन्यवाद।